लेकर हम दीवाना दिल भाग 17। सिया स्टडी रूम से रोते हुए बाहर आकर एक नजर स्टडी रूम को देखकर खुद से बोली, आप हमको का पत्नी नहीं मानेंगे? अरे हम तो खुद आपको अपना पति नहीं मानेंगे कभी। सम्राट जी, काहे से आप हमारा पति बनने के लायक हैं ही नहीं। लेकिन दादाजी, उनसे हम कोई उम्मीद नहीं थी। अब हम दादा जी से भी कोनो बात नहीं करेंगे। वहीं स्टडी रूम में प्रवर्धन जी सम्राट को घूरते हुए बोले, सम्राट क्या जरूरत थी तुम्हें सिया से इस तरह से बात करने की? पहले ही उसके साथ तुम गलत कर रहे हो। सम्राट प्रवर्धन जी को जवाब देते हुए बोला, दादू उसे समझा दीजिए कि अपनी हृदय में रहे। अगर मेरे किसी भी मामले में इंटरफेयर करेगी ना तो मुझसे बुरा सिया के लिए कोई नहीं होगा। प्रवर्धन जी जैसे ही कुछ बोलने को होते हैं वैसे ही सम्राट जल्दी से स्टडी रूम से बाहर निकल जाता है। सम्राट को जाता हुआ देखकर प्रवर्धन जी अपना सर लाचारी से हिला देते हैं। सम्राट गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल जाता और प्रवर्धन जी कुछ देर बाद अपने विला के लिए सम्राट के मैंशन से निकल जाते हैं। प्रवर्धन जी ने सिया से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन सिया प्रवर्धन जी से कोई बात नहीं करती है। धीरे धीरे समय बीत रहा था और उस बात को एक हफ्ता बीत गया था। इस एक हफ्ते में ना तो सिया ने सम्राट से कोई बात की थी और ना ही वो सम्राट के सामने आई थी। सम्राट ने भी कोशिश नहीं की थी इन एक हफ्तों में सिया से बात करने की। सम्राट के मना करने के बाद सिया उस दिन से उसके रूम में नहीं रह रही थी। उसने अपना पूरा सामान दूसरे रूम में सेट कर लिया था, जो सम्राट के रूम के पास वाला ही रूम था। सम्राट अपने बिजनेस के सिलसिले में 2 दिनों के लिए लंदन गया हुआ था। शाम का वक्त था जब सिया इंदौर घूमने के लिए गई हुई थी। वो ऑटो से गई थी, सिया सम्राट की गाड़ी से नहीं गई थी। सिया घर में बैठे बैठे बोर हो रही थी, इसलिए वो इंदौर घूमने के लिए मेंशन से बाहर गई हुई थी। उसका मन बहुत दुखी था अपनी लाइफ में चल रही प्रॉब्लम से, तो सिया को लगा कि अगर वो थोड़ा घूम कर आएगी तो शायद उसका मन अच्छा हो जाए थोड़ा सा। सिया इस वक्त इंदौर में रोड किनारे खड़ी होकर मजे से पानी पूरी खा रही थी। तभी वहाँ पर एक हैंडसम सा लड़का जो करीब 26 साल का होगा, वो सिया को पानी पूरी खाते हुए कुछ दूर पर खड़ा होकर देख रहा था। अचानक सिया की नजर उस लड़के पर चली जाती है। उस लड़के को अपनी तरफ घूरता पाकर सिया को उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। सिया उस लड़के को कोसते हुए खुद से बोली, ही लड़का हमको ऐसे काहे ताड़ रहा है, इसको तो अभी बताते हैं हम इसका हिम्मत कैसे हुआ हमको ताड़ने का, अभी मजा चखा कर आते हैं हम इसको। सिया पानी पूरी वाले को उसके पैसे देकर उस लड़के के पास आती है। सिया अपनी आंखें छोटी करके उस लड़के को घूरते हुए बोली, तुम्हारी आंखों में कोनो खराबी है का जो तुम हमको अपना ये उल्लू जैसी आंखों से ताड़ रहे हो, या फिर हमारा चेहरा में कुछ लगा हुआ है? वो लड़का एक पल के लिए सिया की बात सुनकर सकपका जाता है, मगर अगले ही पल मुस्कुराते हुए सिया को जवाब देते हुए बोला, हेलो, मेरा नाम रोहन चटर्जी है, मैं बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। आप मुझ बहुत अच्छी लगी, बस मैं इसलिए आपको देख रहा था। आप बहुत खूबसूरत हैं और आप पिंक कलर की साड़ी में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। सिया सच में पिंक कलर की साड़ी में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। सिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन पिंक कलर उस पर और ज्यादा सूट कर रहा था। लेकिन अफसोस की सम्राट तो सिया की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता था। उस लड़के की बात सुनकर सिया गुस्से में बोली, ये अपनी हृदय में रहना, तुम जैसे छिछोरों को सीधा करना हमको बहुत अच्छे से आता है। अगर दोबारा
फालतू की बकवास की ना तो तुम्हारा जो ये चेहरा है ऊ का नक्शा बिगाकर रख देंगे। रोहन सिया को जवाब देते हुए बोला, देखिए आप नाराज मत होइए, मैं तो बस नॉर्मली आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं कोई आवारा लड़का नहीं हूँ, एक अच्छे घर से हूँ, बिजनेसमैन हूँ मैं। सिया रोहन को जवाब देकर बोली, का है ना हम कोनो से भी दोस्ती नहीं करते और ना ही हमको ये पसंद है। एक लड़का और लड़की कोनो दोस्त नहीं होते। दूसरी बात तुम बिजनेसमैन हो या कुछ हो और हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोबारा हमसे बदतमीजी नहीं करना वरना देंगे एक खींचकर। सिया कैसे ही पलट कर जाने को होती है, वैसे ही रोहन उसका रास्ता रोकते हुए बोला, सुनिए नाम तो बताती जाए। सिया अपनी फिंगर रोहन की तरफ करके बोली, हमारा रास्ता से हटो वरना हमसे बुरा कोई होगा नहीं तुम्हारे लिए। रोहन सिया के चेहरे को देखते हुए बोला, जब तक आप नाम नहीं बताएंगी मैं आपके रास्ते से नहीं हटूंगा। मैं भी रोहन चटर्जी हूँ, जब तक आपका नाम नहीं जान लेता तब तक आपके रास्ते से नहीं हटगा। रोहन की बात सुनकर सिया गुस्से में उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती है। फिर गुस्से में रोहन को घूरकर बोली, आइंदा हमारे सामने आने की सोचना भी मत, वरना अभी तो सिर्फ एक ही थप्पड़ रसीद करे हैं, अगली बार वो हाल करेंगे कि तुम खुद को भी पहचान नहीं पाओगे। अब हटो हमारे रास्ते से। रोहन अपने गाल पर होंठ रखकर खड़ा था, वो जल्दी से सिया के रास्ते से हट जाता है। सिया वहाँ से रोहन को गुस्से में घूरती हुई चली जाती है। सिया को जाता हुआ देखकर रोहन अपने गाल पर हाथ रखकर बोला, शक्ल से इतनी मासूम लेकिन असल में तो थे तीखी मिर्ची है। लेकिन कुछ भी हो, इस तीखी मिर्ची से दोस्ती तो करके रहूंगा मैं। सिया ऐसे ही घूमने वाली जगह पर घूम रही थी, उसे काफी सुकून मिला था। बाहर आकर उसका मन काफी हल्का हो गया था। सिया को मेंशन से बाहर आए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए थे। रात के 6 बजे का समय हो चुका था और मौसम इतना खराब हो चुका था कि अचानक ही काफी जोरों से बारिश होने लगी थी। सिया खुद से ही बोली, हे प्रभु श्री राम जी अब का करें हम, बारिश तो बहुत ही तेज हो रहा है, अब हम घर कैसे जाएंगे? हम तो ऑटो से आए हैं, यहाँ तो इतना बारिश में ऑटो वाला जाएगा का? रात के लगभग 8 बजे सिया भीगी हुई मेंशन आती है। सिया जैसे ही मेंशन के अंदर आती है तो उसे पूरे मेंशन में अंधेरा नजर आ रहा था। तभी बारिश में चमकती बिजली की रोशनी में उसे हॉल में सम्राट सोफे पर बैठा नजर आता है। तभी पूरे मेंशन की लाइट जल जाती है। सम्राट सोफे पर बैठा अपनी सर्द नजरों से सिया को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी भाव नजर नहीं आ रहे थे। भीगने की वजह से सिया के कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिस वजह से उसका शरीर और उभर कर बाहर आ रहा था। सिया को इस तरह से भीगा हुआ देखकर एक पल को सम्राट जैसे सिया की खूबसूरती में ही खो गया था। सम्राट अभी सिया की ही खूबसूरती देखने में खोया हुआ था। तभी सिया सम्राट से बोली, सम्राट जी आप तो अपने बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए थे, तो आप कब आए? सम्राट सिया से अपनी नजरें हटाकर गुस्से में बोला, कहाँ गई थे तुम और किसके साथ थी?